अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्यों जरूरी है एक देश के लिए और उस देश के लोगों के लिए। इन पांचों पॉइंट्स के जरिए हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझा। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी भी चेक किए, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कितना काबिल होता है अपना काम को करने के लिए, वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इस चीज के बारे में भी समझा। और इन तीनों पॉइंट्स के जरिए हम लोगों ने इसको देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना काबिल है अपने काम को करने के लिए और कैसे वो काबिल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना काबिल है। तो अगर हम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथोरिटी चेक करना है तो उसके लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इन तीनों पॉइंट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंट्स के जरिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, उसके जो बनाने का प्रोसीजर था वो कैसा था, और क्या वो कोई नेशनल मूवमेंट के बाद हुआ था या नहीं हुआ था, एंड उसके अरेंजमेंट्स कैसे है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जो लॉज बनाए गए हैं उसमें किसी एक इंस्टीट्यूशन को कोई ज्यादा पावर तो नहीं दे दिया गया, और वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है कि नहीं है। इन सभी चीजों को चेक करना पड़ेगा अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना काबिल है ये बताना है तो चलिए हम लोग देखते हैं इन सभी चीजों को। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, है ना। ये देख सकते हैं आप अपनी किताब में भी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। ये क्या चीज था, इसमें कुछ लोग थे जिनको वोट देके इलेक्ट किया गया था। कब, जब इंडिया अनडिवाइडेड था, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में डिवीजन नहीं हुआ था तब भी। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए हुआ था, यानी कि ऐसा नहीं कि सभी लोग वोट देके, जैसे अभी हम लोग डायरेक्टली वोट देते हैं ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव के लिए, ऐसा नहीं था। लोगों ने डायरेक्ट वोट देके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को नहीं चुने थे, लोगों ने वोट देके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को चुने थे, जो एस्टेब्लिश हुआ था कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो उसी के जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, वही लोगों ने बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किए थे वोट देके। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्या आप लोग डायरेक्ट वोट करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वही लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, और उसके बाद उस वोट के जरिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। उसके बाद असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। देखिए 46, तब तक तो आपका वो डिवीजन नहीं हुआ था इंडिया का। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया कब कब बना, उसका कब स्टार्टिंग हुआ, वो हुआ 14 अगस्त 1947। बंटवारा होने के साथ साथ डिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया था, हो गया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, ये एक प्लान के जरिए बना था। कौन सा प्लान? कैबिनेट मिशन ने जो प्लान प्रपोज किया था, उसी प्लान के जरिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। अब ये कैबिनेट मिशन क्या था? कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट था एक, उसके एक कमिटी था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। उसी मिशन ने एक प्लान प्रपोज किया था, जिस प्लान के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। अब इस प्लान में क्या क्या बताया गया था, जरा देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें बताया गया था कि कोई भी प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट में जो सीट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कितने होंगे? वो होंगे प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख। ठीक है, इस रेशियो मतलब 10 लाख के जहां पे आबादी होंगे, उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हो गया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ था, प्रोविंस में जो टोटल सीट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो था 292। ओके, और जो प्रिंसली स्टेट था वहां पे कितना था? 93 था। अब प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट के बीच में डिफरेंस तो पता है ना आपको।
थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोविंस उनको बताया गया है जो सब जगह, इंडिया के जो सब स्टेट्स ब्रिटिश के अंडर था, और प्रिंसली स्टेट वो सब है जहाँ पे छोटे छोटे राजाओं का राज चलता था, जो लोग ब्रिटिश के आगे मतलब सरेंडर कर चुके थे, उनके सबऑर्डिनेट माना जाता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या बोला था कि मुस्लिम, सिख और जनरल, इन तीन कम्युनिटी के बीच में प्रोविंस के जो सीट था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, मतलब जिस स्टेट में ज्यादा जनरल होंगे उसमें जनरल के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो मेंबर होंगे वो ज्यादा होंगे, सीट ज्यादा होंगे उनके, और जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा होंगे वहां पे मुस्लिम सीट ज्यादा होंगे फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसे बताया गया था। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था उसमें बोला था कि इन लोगों को जो चुना जाएगा वो किस बेसिस पे होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस में। ठीक है, अब ये कैसा वोट है, ये वो वोट नहीं है जो हम लोग देते हैं, तो ये कैसा वोट है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस बुक में। ठीक है, और बताया गया था कि जो प्रिंसली स्टेट में वहां पे मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा, मतलब कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, वो चीज कंसल्ट करके वो लोग डिस्कस करके डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए बनाया गया था, और कब इसका मीटिंग हुआ था, वो असेंबली कैसे बना था, ये समझ आ गया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन कैसे हुआ था, इस चीज को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हमको पता है कि पार्टीशन जो हुआ था वो 3 जून 1947 को प्लान किया गया था, तो अब उसके बाद जो मेंबर्स थे उनके नंबर भी रिड्यूस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो सब एरिया चला गया था उन सब एरिया के मेंबर्स तो कंस्टिट्यूएंट, इंडिया के कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं माना जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो नंबर पहले था 292 प्लस 93, यानी कि टोटल इतना मेंबर्स था पहले, बाद में पार्टीशन के बाद इंडिया के टोटल मेंबर्स कितना हो गए, 299 हो गए। ठीक है, तो कम गया, तो 299 मेंबर्स मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, बनाना उसको चालू किए, और कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन काम करना कब से स्टार्ट किया, वो था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गैप क्यों है ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल इतना देखिए कि 24 जनवरी 1950 को जब साइन किया था वो लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, तब कितना मेंबर्स मौजूद थे, 284 मेंबर्स। तो 299 लोगों ने स्टार्ट किए और फाइनली साइन कितने लोगों ने किए, 284 मेंबर्स। क्यों, क्योंकि बीच में काफी लोगों के देहांत हो गया था, फाइनली इतने ही लोग साइन किए थे और कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाइनल एनफोर्समेंट था उसके साक्ष्य बने थे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मेकर्स थे, यही लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, वो लोग किस सिचुएशन में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए थे, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थे। कैसा प्रेशर, पार्टीशन का प्रेशर, राइट। हमको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ उस वक्त में कितना ज्यादा वायलेंस हुआ था लोगों के बीच में, है ना। तो इतने वायलेंस के बीच, इतना ज्यादा अशांति के बीच में इन लोगों ने इतना प्रेशर के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। लेकिन ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उन लोगों ने कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस किए, बल्कि एक मिसाल बन गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा दुनिया के लिए। एक न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप हमको देखने को मिला, जिसमें ना ही कोई रिलीजियस आइडेंटिटी, ना ही कोई एथनिसिटी को ज्यादा महत्व दिया गया था, बल्कि इस चीज को देखा गया था कि हर एक माइनॉरिटी भी इंडिया में सिक्योर रह पाए, हर एक किस्म के लोग सिक्योर रह पाए, किसी के बीच में भी कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुने गए थे, यानी कि यूनिवर्सल सफरेज से वो लोग इलेक्ट नहीं किए गए थे। यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब है कि देश के हर एक लोग वोट करके उन लोगों को नहीं चुने थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि किसी के प्रति पार्शियलिटी किया गया हो इन लोगों के जरिए। क्यों, क्योंकि जो मेंबर्स थे उसमें सभी रिलीजियंस के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, पहली बात है। दूसरी बात है, सभी जाति के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। जैसे आप देख सकते हैं 28 मेंबर्स थे किनके, शेड्यूल कास्ट के, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को तब बहुत ज्यादा दबाया जाता था, भेदभाव किया जाता था इन लोगों के साथ, इसी वजह से इन लोगों के भी 28 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जी,
वो भी शेड्यूल कास्ट के ही रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किसी को भी लेस प्रायोरिटाइज नहीं किया गया था, इनफैक्ट उनको तो फादर कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो धर्म के हिसाब से हो गया, ये हो गया कास्ट के हिसाब से। अगर हम पार्टी के हिसाब से देखें तो ये सही है कि कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेट किया था, तो इसी वजह से 82% सीट जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कांग्रेस पार्टी के अंडर थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों ने कुछ डोमिनेंस क्रिएट किए या फिर वो लोग दूसरे लोगों को मौका नहीं दिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इटसेल्फ इतना ज्यादा डाइवर्स पार्टी था कि उसमें लगभग हर एक शेड्स के ओपिनियन मौजूद हो जाते थे, कि उनके लोग, कांग्रेस के लोगों के बीच में ही हर एक टाइप के ओपिनियंस हमको देखने को मिल जाते थे। इसी वजह से वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते थे कि दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस या मौका ना दे। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट क्या आता है, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, यानी कि जो प्रोसेस था, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट्स है उसको बनाया गया था, जो लॉज उसमें बनाया गया है, क्या वो सभी लोगों के लिए सही है कि नहीं, क्या वो सभी लोगों को फ्रीडम और इक्वलिटी देता है कि नहीं, इन सबको भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, उसके लिए क्या जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज कैसे बने थे। तो इसमें हमको क्या देखना है, प्रोसीडियर्स इट एडप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यूज इट्स मेंबर्स ब्रॉट टू देयर डेलिबरेशन। वैल्यूज क्या थे इसके मेंबर्स के और कौन से प्रोसीडियर फॉलो किए गए थे। देखिए, हर एक मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने पूरे देश के इंटरेस्ट को सोच के हर एक लॉ को बनाने की कोशिश की है। और बनाते वक्त उन लोगों में डिसएग्रीमेंट भी हुआ। ऐसा नहीं कि सभी लोग हर एक चीज में राजी हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए मेंबर्स ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ केसेस में डिसएग्रीमेंट भी किए हैं और बहुत सारे चेंजेस भी करने पड़े हैं, इसलिए बहुत सारे लॉज में, ऐसा नहीं कि एक बार में बन गया। तो किन किन प्रिंसिपल्स में डिफरेंसेस हुए थे, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा गवर्नमेंट का, यानी कि क्या एक ही सेंटर रहेगा जो सेंटर से सभी लोगों को गवर्न करेगा, या फिर सभी जगहों में छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होंगे गवर्नमेंट के, जैसे सोच लीजिए पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी लोग एक एक करके अपने अपने जगह को गवर्न करेंगे और इन सबके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरे देश के ऊपर गवर्न कर पाएंगे। तो कौन सा सिस्टम चलेगा एक्चुअली इंडिया में, इस चीज को लेके बहुत बहस हुआ था। तो अभी आपको क्या लगता है कौन सा चल रहा है? अभी हमारा देश इन दोनों का मिक्सचर है, ना ही पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है और ना ही पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड। वो कैसे है वो सब आगे देखेंगे। फिर रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, स्टेट और सेंटर के बीच में कैसा रिलेशन होगा, क्या वो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या फिर किसी एक को ज्यादा पावर दे दिया जाएगा। साथ ही में जुडिशियरी को कितना पावर दिया जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या हम सभी लोगों को प्रॉपर्टी राइट देगा, यानी कि क्या हमारे पास अपना प्रॉपर्टी के राइट होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट या कोई और इंसान आके अगर चाहे तो हमारे प्रॉपर्टी हमसे छीन सकते हैं और हम कुछ कर भी ना सके। तो इन सभी चीज पॉइंट्स के ऊपर बहस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, राइट। लेकिन केवल एक ऐसा प्रोविजन था जिसके ऊपर किसी ने भी जनरली कोई डिबेट नहीं किए थे। वो कौन सा प्रोविजन था? वो था यूनिवर्सल सफरेज। अब कुछ देर पहले देखे थे कि यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब है। वो मीनिंग दैट all citizens reaching a certain age would be entitled to be voters irrespective of religion, caste, education, gender और income, right? इसका मतलब क्या है? जैसे कि अभी आपको क्या देखने को मिलता है इंडिया में, जब वोट होता है, क्या हम लोग किसी भी इंसान को उसके इनकम के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एडुकेशन, कास्ट, रिलीजियन, किसी भी चीजों के ऊपर बेस करके क्या उनको वोट देने से आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। अगर वो 18 इयर्स के हो गए हैं तो यानी कि एक सर्टेन एज के बाद सभी को वोट देने का पूरी अधिकार होना चाहिए। इसी को बोलता है यूनिवर्सल सफरेज। तो इस बात पे किसी ने भी कोई बहस नहीं किए थे, क्योंकि सबको पता था कि ये सभी के लिए सही है, जिसको कहा जाता है राइट टू वोट। सिर्फ इस चीज को छोड़ के बाकी सभी चीजों में रीजन्ड आर्ग्यूमेंट
और डिस्कशन हुए थे असेंबली के मेंबर्स के बीच में। सभी लोग अपने खुद के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचे, खुद के यानी वो जिस पर्टिकुलर सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थे उन सभी के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचे, लेकिन उनको सबको साथ लेके चलना था, राइट? क्योंकि सबको अगर साथ लेके नहीं चलेंगे तो उनको क्यों बाकी लोग सपोर्ट करेंगे। तो इसी वजह से उनको बाकी को खुश करने के लिए भी कुछ ना कुछ रीजन देना पड़ता था अपने बातों को मनवाने के लिए। इसीलिए सभी जो क्लॉज थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रॉपरली स्क्रूटनी और डिबेट के थ्रू गया था, और ये सभी डिबेट्स एक सिग्निफिकेंट चैप्टर होना चाहिए इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज इक्वल इन इम्पोर्टेंस टू द फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। जो पूरा वर्ल्ड के हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो इतिहास है उसमें फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम का जो स्क्रूटनी और डिबेट चला था वो। इसीलिए वो सभी डिबेट रिकॉर्डेड है। लेकिन किस प्रोसीडियर में ये बनाया गया था? ये तो हो गया कि स्क्रूटनी और आर्ग्यूमेंट्स के जरिए बनाया गया था, लेकिन इसका प्रोसीजियर क्या था बनाने का, जो ऑफिशियल प्रोसीजियर था? उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 8 मेजर कमिटीज था, जिस कमिटीज में बहुत सारे लोग, मतलब हर एक कमिटीज के अलग अलग हेड होते थे। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी.आर. अम्बेडकर जी इन कमिटीज को मेनली हेड किए थे, चेयर किए थे। बाकी भी कुछ कुछ लीडर्स थे। ऐसा नहीं था कि ये जो सभी लीडर्स के बारे में हम लोग देखे, ये सभी लीडर्स एक दूसरे के हर एक चीज में एग्री किए थे, ऐसा नहीं था। बहुत सारे इन लोगों के बीच में भी डिबेट्स हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में तो बहुत ज्यादा डिबेट्स होता था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग साथ में काम किए। क्यों? क्योंकि उन लोगों का एक ही इंटरेस्ट था, वो था इंडिया का डेवलपमेंट, इंडियन लोगों के सुरक्षा और लोगों को एक इंसाफ दिलाना। यही उन लोगों का अल्टीमेट गोल था। इसी वजह से वो लोग साथ में काम कर पाए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं था कि सब लोग सिर्फ हमारा सुने। उनका इंटरेस्ट ये था कि फाइनली जो भी डिसीजन आए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो, वो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट हो। इसलिए हर एक कमिटी एक यूजुअली एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रोविजन ड्राफ्ट करता था, लिखता था कि क्या क्या लॉ होना चाहिए। उसके बाद उसको डिबेट, उसके ऊपर डिबेट होता था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मीटिंग होता था एंटायर असेंबली का, और उनमें डिबेट्स होते थे सभी लीडर्स के बीच में, सभी मेंबर्स के बीच में। ओके, डिबेट्स के बाद अगर लगता था कि सब लोग उसमें राय दे रहे हैं, सब लोगों को ये ठीक लग रहा है, तो उसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया जाता था। और अगर ऐसा लगता था कि कोई इंसान, कोई एक भी इंसान उसके अपोजिशन में है या उनको ये ठीक नहीं लग रहा है कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी के पार्ट के लिए, तो वो लोग कोशिश करते थे उसमें चेंजेस करने की। अगर चेंजेस कर पाते थे तो करते थे, और अगर नहीं कर पाते थे तो उसको वोट किया जाता था, या फिर चेंजेस करने के बाद भी वोट लिया जाता था सभी मेंबर्स के, कि ज्यादा वोट जिस चीज में जाएंगे उसी को वो लोग फाइनल प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्वेरी और कंसर्न, सभी चीजों को बहुत केयर के साथ रिस्पॉन्ड किया गया था। ऐसा नहीं कि किसी के कोई भी व्यू को एकदम फेंक दे, ये तो मतलब कोई काम का ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी लोगों के जो क्वेरी और कंसर्न था उसको अच्छे से बहुत केयर के साथ रिस्पॉन्ड किया गया था, हर एक चीज के सवालों का जवाब दिया गया था, और फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। कितने दिन लगा था बनाने में? 166 डेज के मीटिंग हुए थे असेंबली का। ठीक है, टोटल मीटिंग जो हुआ था वो कितने दिन हुए थे? 166 मीटिंग्स हुए थे। टोटल कितने दिन लगा था, कितना समय लगा था बनाने में? ओवर 2 years and 11 months। ठीक है, 2 साल और 11 महीने से भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया था इसको बनाने में। कितना ज्यादा समय आप सोच सकते हैं। क्यों इतना समय लगा था? क्योंकि वो लोग प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू गए थे। तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं प्रोसीडियर्स में कि जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, राइट? तो प्रोसीडियर के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट को हमको वेरीफाई करना है वो है कि कौन से वैल्यूज के ऊपर, कौन से थॉट प्रोसेस के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है।
यानी कि क्या वो कोई नेशनल मूवमेंट के बाद जनरेट हुआ था? जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई नेशनल मूवमेंट होता है तो उसमें अच्छे अच्छे लीडर्स उभर के आते हैं, इसलिए उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। तो हमको पता ही है कि हमारे देश में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो मेन जो प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहाँ से एंट्रेन होता है? फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, हमारे जो फ्रीडम के लिए लॉन्ग स्ट्रगल हुआ था उसके बाद ही ये वैल्यूज जनरेट किए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ क्या कर रहा था? उन्हीं सब वैल्यूज को एक कॉन्क्रीट शेप दे रहा था। ठीक है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो सब वैल्यूज उभर के आए थे उन्हीं सबको एक कॉन्क्रीट शेप दे रहा था। इनफैक्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेटेड मेनी क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे ही डिबेट कर लिया गया था। जैसे व्हाट शुड बी द शेप एंड फॉर्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के शेप एंड फॉर्म क्या होना चाहिए ताकि इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पाए, बहुत ज्यादा अच्छे से गवर्न हो पाए। द वैल्यूज इट शुड अपलोड, कौन सी वैल्यूज को उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, इनइक्वालिटीज को ओवरकम करना चाहिए। ये चीज भी नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू ही हमारे देश के लोगों को समझ आया था। और इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो सब फाइनली कहाँ पे दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे इंडिया के तो आपको भी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो बेस्ट समरी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ये क्या था? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुआ उसके बाद नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ये वही रेजोल्यूशंस थे जैसे हम लोग बनाते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की हमें इस साल में क्या क्या करना है, वैसे ही नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पास किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे चीजें मेनली चाहिए। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, आप इस लिस्ट को पढ़ भी सकते हैं। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसको बहुत सारे लॉज के थ्रू उनको और भी स्ट्रॉन्गर किया गया है, राइट? तो इसको नेहरू जी ने कब पास किए थे? वो किए थे 1946 में। इसमें क्या लिखा गया है? एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कौन से वैल्यूज और एस्पिरेशंस के ऊपर बेस करके बनाया जाएगा वो सभी चीजें इसमें बताया गया था। तो ऐसे देखा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन देता है कुछ कुछ फंडामेंटल कमिटमेंट्स का, जैसे कि इक्वालिटी क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, सोवरेनिटी क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से इसको समझाया गया है और साथ ही में इन सबको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया है सभी लॉज के थ्रू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बस कोई रूल्स और प्रोसीडियर्स का एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो एक मोरल कमिटमेंट है गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किए हैं। क्यों? ताकि वो फुलफिल कर सके सभी प्रोमिसेस जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान पीपल से वो लोग लीडर्स लोग किए थे, राइट? इसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। आपको पहले भी देखने को मिला था कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसा होता है कोई भी गवर्नमेंट का, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना स्ट्रांग है, राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाता है। कैसे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में पावर को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। और साथ ही में ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक पार्लियामेंटरी फॉर्म प्लस एक फेडरल अरेंजमेंट का बैलेंस है, यानी दोनों का मिक्सचर है। फेडरल अरेंजमेंट मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में कैसा रिलेशन होगा उसका जवाब देता है ये फेडरल अरेंजमेंट। तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो जुडिशियरी के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है एक हाथ पे, और दूसरे हाथ पे क्या करता है? स्टेट और सेंटर के बीच में भी एक बैलेंस बनाने का कोशिश करता है। इसी के साथ साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो लोग क्या किए थे कि क्योंकि तब तक लगभग सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, बहुत सारे देशों के, इसीलिए वो लोग
अदर्स कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से काफी चीजें बोरो किए हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोविजंस, आर्टिकल्स बोरो किए गए हैं। क्यों बोरो किए हैं? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग दूसरों से सीखेंगे नहीं तो खुद को गलती करने से कैसे बचाएंगे, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो तो जरूर किया था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बोरो करके बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे ऐसे चिपका दिए थे, ऐसा नहीं था। उन लोगों ने सभी लॉज को, सभी प्रोविजंस को बोरो, सभी वैल्यूज को बोरो करने के बावजूद वो ऐसे उनको सजाए थे, ऐसे उनको फाइनल एक रूप दिए थे, ताकि वो हमारे जो इंडिया के प्रॉब्लम्स है, इंडिया के जो एस्पिरेंट्स है, उसके साथ सूट कर पाए, ठीक है। यानी कि हम इंडियंस बहुत ज्यादा लकी है कि हमको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिला था जिसके मेंबर्स इतना रिजिड नहीं थे कि वो लोग सिर्फ अपने ही थॉट प्रोसेस को थोपते चले जाए, बल्कि वो लोग पूरे दुनिया में जो भी बेस्ट अवेलेबल मिला था उन सभी को ढूंढ के लाए थे, सब जगह से हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड से, एंड ढूंढ के लाके ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिए थे, बल्कि उसको हमारे तरीके से उसको बनाए थे। बीइंग इंडियन हमें सच में गर्व है कि हमको ऐसा इतना ज्यादा बेहतरीन एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला है जो देश के हर एक छोटे से बड़े पार्ट के बारे में, सेक्शन के बारे में सोचता है, हर एक को कोई ना कोई कारण देता है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करे और इसको मान के चले। यहाँ पे कौन से प्रोविजन किस कंट्री से लिया गया है, किस कंट्री से बोरो किया गया है, इन सभी के लिस्ट दिया गया है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको एक ट्रिक दे दूंगी याद करने का। लेकिन अगर आप ट्रिक से याद नहीं भी करते हैं, तब भी अगर ये पूरा किताब जब तक आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, तो हर एक प्रोविजन के टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको कहाँ से लिया गया है, और साथ ही साथ आपको पूरी तरीके से अच्छे से तैयार हो जाएगा ये चीज। इसको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं तो बोलती हूँ यही सबसे बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।